हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए जो लाया हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये आपका है क्लास टेंथ का ये इंपॉर्टेंट जो है उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, उर्दू का जो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये सब सवाल जो है लॉन्ग सवाल है। आप भी बोल रहे थे सर लॉन्ग सवाल लाइए, तो बिल्कुल आपके लॉन्ग सवाल यहाँ पे हाजिर है ना। और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमको इसमें 3 सवाल को कवर करना है। एक ये देख रहे रुकैया भाभी, परवीन शाकिर और जल्जला के बारे में। पहला सवाल है कि रुकैया भाभी के इशारों हमदर्दी पर 10 जुमले लिखें। ठीक है, रुकैया भाभी के इशारों मतलब रुकैया भाभी का जो किरदार है वो उसका हमदर्दी कैसा रहा उस अफसाना में जो पेश किया गया सुहेल अजीम आबादी के जरिए, तो इसके बारे में आपको बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आपको पता है ना उर्दू में 50 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव आता है जी, पता है ना आपको। तो 50 का तो ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। 2 नंबर का आता है सब्जेक्टिव, और वही ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव रहता है, सिर्फ लॉन्ग आपको लिखना है। लेकिन लॉन्ग सवाल में ये सब सवाल देता है 1 से 2 सवाल। ठीक है, बाकी खुलासा वगैरह रहेगा तो सभी मैं करा दूंगा, टेंशन मतलब खुलासा वगैरह सब करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आ जाओ पहले 1 बाय 1 करके इन तीनों सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, और इन सवाल को सिर्फ देखना नहीं है, आप अपने मोबाइल पे फोटोज को खींच लो, और फोटो खींचने के साथ ये है ना आप अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिए, तभी आप जो है इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे और आपको याद होगा। तो पहला सवाल है रुकैया भाभी के इशारों हमदर्दी पर 10 जुमले लिखना है ना। तो आइए सवाल देखते हैं आप आंसर। चलो ये देखिए आंसर आपका यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे आंसर दिख रहा। चलिए तो मैं यहाँ पे बता, सवाल यहाँ पे रुकैया भाभी सुहेल अजीम आबादी के अफसाना किरदार जान की मरकजी भाभी जान की मरकजी किरदार है। जब भी किसी का मरकजी किरदार लिखने के लिए बोला जाएगा तो पहले उसका अफसाना का नाम बताएगा, और उस अफसाना का राइटर कौन है उसका भी नाम बताना बहुत जरूरी, ये बहुत अहम बात है। तो ये जो लाइन है ना, रुकैया भाभी सुहेल अजीम आबादी के अफसाना भाभी जान की मरकजी किरदार बोलते हैं एकदम मेन पॉइंट जिसमें सभी का ध्यान रुकैया भाभी पर रहता है। मतलब जो किरदार हो, जैसे कोई फिल्म वगैरह हो या कुछ और देखिए, तो उसमें सभी का क्या ध्यान कहाँ आता है, हीरो हीरोइन पे रहता है ना। जो अदाकारा होता है, जो अदाकार होता है उसी पे ध्यान आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किरदार उसी का देखने को मिलता है। तो इसी तरह से इस अफसाना में भी सुहेल अजीम आबादी का जो अफसाना भाभी जान, इसमें रुकैया भाभी का किरदार बहुत अहम है। और जब इसको पढ़ोगे तो आपका पूरा जो ध्यान रहेगा ना एकदम इसी पे रहेगा कि आखिर क्या हुआ इसके साथ। पूरी कहानी में रुकैया भाभी महूर नज़र आती है, मतलब पूरी कहानी में इसको देखने को मिलता है। और कहानी के बकिया झेली किरदार उन्हीं के गिर्द पेश में गर्दिश करते हैं, यानी कि और जो जितना किरदार है ना, जो और भी किरदार है सब इसी के आसपास में गर्दिश करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब इसी के किरदार को देखने को मिलता है, इसी के किरदार के जानिब से ज़्यादा कुछ भी देखने को मिलता है। जहाँ तक इशारों हमदर्दी, अब देखो ये लाइन आपको यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ से जो एक लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जहाँ तक इशारों हमदर्दी जैसे आला अखलाक कदरों की बात है, आप जब उर्दू लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ तक इशारों हमदर्दी जैसे आला अखलाकी कदरों की बात है, इस मामले में रुकैया भाभी इशारों हमदर्दी की जिंदा मुजस्मा है। कैसा है? जिंदा, मतलब एकदम जिंदा कारतूस बोलते हैं ना, जिंदा कारतूस वही होता है। रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, सबको पता है कहा, और उसको जो है उनको 4 रुपये माहवार मिल जाते थे। इसके अलावा अजी एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, कौन? रुकैया भाभी, जिससे 50 रुपये माहवार की आमदनी हो जाती थी। इस तरह महाना 450 रुपये की आमदनी उनकी कुल कायनात थी, यानी कि 450 रुपये ही महीना वो कमाती थी। मतलब 400 रुपये उसको कॉलेज से मिलता था और 50 रुपये एक लड़की को पढ़ाने के लिए। इसी में बाल बच्चे की परवरिश भी कर लेती थी। वाह, इसी में इतने ही पैसा में बाल बच्चे की परवरिश भी कर लेती थी। कॉलेज में कोई गरीब तलबा और तालबात हो, छात्र छात्रा होते थे तो उनकी ज़बानी यानी कि कुछ और ख्वाहिश है तो वो भी पूरा करते थे, या कुछ पैसे की भी जरूरत होता तो उसको भी मदद करते थे। सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी बड़ी बात है। 450 रुपये मात्र रुकैया भाभी अर्निंग कर रही, कमा रही एक महीना में, और अपने बाल बच्चा को भी परवरिश कर रही, और कॉलेज में जो तलबात जो गरीब है उसको पैसा की जरूरत है तो उसको भी पूरा कर रही। इसी कलील रकम में, कलील बोलते बहुत कम, इसी बहुत कम रकम में पता नहीं किस तरह अपने तमाम अखराजात को पूरा कर लेती थी। मतलब इतना कम पैसा में कैसे पूरा कर लेती थी, ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी आप भी सोचो कि कैसे, अगर अभी घर में 5000 रुपया दे देगा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। बोला घर में खत्म हो जाता है, दूसरा को कहाँ देखेंगे, गरीब को तो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। हैरत यह है कि अब देखो इसके बाद हैरत वाली एक बात यहाँ पे है कि ऐसा भी होता था कि कॉलेज के स्टाफ की अगर बीवी को हॉस्पिटल में बच्चा तवल्लुद हुआ,
अगर किसी कॉलेज का स्टाफ है, उसकी बीवी का बच्चा पैदा हुआ या नया बच्चा जन्म हुआ, तो अब उसकी नवमौलिद के, मतलब जो नया बच्चा पैदा हुआ, नवमौलिद मतलब नया बच्चा पैदा होने वाला, तो नवमौलिद के रोजाना दूध के डिब्बे और जाड़े के ऊनी कपड़े भी लेकर हॉस्पिटल जाती थी। मतलब कि जब ठंडे के दिन में अगर ऐसा होता था तो उसको दूध तो मिलता ही था, ठंडा और गर्मी जो भी हो, दूध तो भेजते थे, रोज दूध का डब्बा भेजते थे, सोचो। और जाड़े के दिन में अगर होता था तो उसको ऊनी के कपड़े भी लेकर हॉस्पिटल जाती थी। कितनी बड़ी शख्सियत की बात है यहाँ पे रुकैया भाभी को जो किरदार पेश किया गया है, बहुत ही नसीहत आमेज बात है कि हमको भी इस तरह से इसको सीखना चाहिए। हम भले ही इतना 450 में नहीं कमा रहे, ज़्यादा कमा रहे, 10,000 कमा रहे, 15,000 कमा रहे, जो भी कमा रहे, तो इसके तरह देखो यहाँ पे क्या एक नसीहत बात तो यहाँ पे ये आ रहा कि इतना कम कमाने के बाद भी अपने बच्चों की परवरिश कर रहा और गरीब तलबात की भी वो खर्च उठा रही है, जो भी मतलब परेशानी उसका हो। तो एक चीज़ तो नसीहत आपको यहाँ मिल रहा कि आप एक दूसरे को हेल्प पे यहाँ पे मदद करने की बात यहाँ पे आ रही कि तो आप पैसे से नहीं तो कैसे भी आप मदद कर सकते हो। और इसके तमाम अखराजात भी उठा लेती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कॉलेज के अगर किसी स्टाफ को अगर बीवी के बच्चे तवल्लुद हुआ तो नवतवल्लिद बच्चे के लिए भी रोजाना डिब्बे भेजते थे, दूध का जाड़े कपड़े भेजते थे। तो ये है रुकैया भाभी का किरदार, बहुत ही अहम किरदार है सुहैल अजीम आबादी के अफसाना भाभी जान में। तो अब मेरे ख्याल से इस सवाल को आप याद कर, आप टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसको फोटो ले लेना, ठीक है, फोटो की स्क्रीन शॉट ले लेना और उसको लिख लेना। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इसको 2-3 बार आपको पढ़ने की इंटरेस्ट पढ़िए। रुकैया भाभी के बारे में क्या जानते हैं आप? अगर आपसे पूछा जाए कि रुकैया भाभी के बारे में क्या जानते हैं तो आप बोलिए कि रुकैया भाभी, अगर इतना आप नहीं बोल पाएंगे, इतना नहीं आ रहा तो इतना तो जरूर आएगा कि रुकैया भाभी सुहैल अजीम आबादी के अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार है, इतना बोलिएगा। उसके बाद आपको इतना पता हो कि रुकैया भाभी एक कॉलेज में काम करती थी, लेक्चरर थी, है ना। और ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी याद होगा। 400 रुपये वहाँ माहवार उसको मिलती थी। एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी जिससे उसको 50 रुपये माहवार मिलती थी। इस तरह से उसको माहाना जो है 450 रुपया मिलती थी, आमदनी हो जाती थी। और इसी 450 में अपने बाल बच्चों की परवरिश करती थी। कॉलेज में कोई गरीब तलबात की मदद करती थी, है ना। अब इतनी कम रकम में भी वो पता नहीं कैसे अपने अखराजात को पूरा कर लेती थी, आप इसको लिख सकते हैं। और सबसे हैरत अंगेज बात ये है कि अगर हॉस्पिटल के किसी या कॉलेज के किसी स्टाफ के अगर बीवी को हॉस्पिटल में बच्चा तवल्लुद होता था तो उस बच्चे के लिए भी दूध का डब्बा भेजा करती थी। और अगर जाड़े दिन हुआ करता था तो वो उसके लिए क्या करती थी, ऊनी कपड़े भेजती थी। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है भाई, अब तो मुझे भी याद हो गया मेरे ख्याल से आपको पढ़ाते और आपको या तो याद होना बहुत जरूरी है। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, परवीन शाकिर कौन थी, है ना। अगला सवाल आपका है परवीन शाकिर कौन थी और उनकी मुतालिक 10 जुमले लिखने। तो परवीन शाकिर के बारे में बताना कि वो कौन थी और उसके मुतालिक 10 जुमले लिखना है। चलो ये देखो, ये आगे तीसरा, ये देखिए परवीन शाकिर कौन थी। तो आइए पढ़ते हैं परवीन शाकिर कौन। तो मैं आपको पढ़ता तो आपको, लेकिन मैं जो यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, इस समझाने से आपको याद हो जा रहा होगा मेरे ख्याल से। परवीन शाकिर उर्दू के मारूफ व मशहूर शायरा थी, है ना। परवीन शाकिर कौन थी? उर्दू की मारूफ वो मशहूर शायरा थे, बहुत ही अजीम, बहुत ही मशहूर शायरा थी। शायरा बोलते हैं, देखो शायर की जमा है क्या, शायर की जमा शोरा होता है, लेकिन शायर बोलता है मर्द को, जो मर्द रहता है ना उसको बोलता है शायर, और जो औरत रहती है उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है शायरा। याद है ना, शायर किसको बोलते हैं? मर्द अगर कोई शायरी करा तो उसको बोलते हैं शायर, अगर औरत कोई शायर पढ़े तो उसको क्या बोलेंगे, शायरा, ठीक है, या लड़की जो भी हो। बल्कि बरसगीर हिंद व पाक में जिन ख्वातीन शायरा ने उर्दू शायरी में अपनी मुस्तहकम शनाख्त बनाई, उनमें परवीन शाकिर को सरफहरिस्त नजर आती है। मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो जिन ख्वातीन ने शायरा की, चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज़ाद होने के टाइम शायरों लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। उन्होंने अपनी बातों को लिख करके शायर के जरिए, पेपर के जरिए सभी लोगों तक पहुँचाया, ठीक है। तो ये बोला कि जिन ख्वातीन शायरा ने उर्दू शायरी में मुस्तहकम मतलब एकदम पुरजोर से, है ना, शनाख्त बनाई, पहचान बनाई, उनमें से परवीन शाकिर की सर फहरिस्त नजर, मतलब परवीन शाकिर एकदम फर्स्ट नंबर पे नजर आते हैं। परवीन शाकिर का आबाई वतन सूबा बिहार के शहर दरभंगा के मुजाफात में चंदन पट्टी नाम की एक बस्ती है, जहां से परवीन शाकिर के वालिद तकसीम मुल्क के वक्त हिजरत करके, तकसीम मुल्क समझ रहे, हिंदू मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान जो बंटवारा हो वो बोल रहा। तो बोला परवीन शाकिर का आबाई वतन कहाँ है? बिहार। किस जगह पे? दरभंगा। ये ऑब्जेक्टिव सवाल याद रखूंगा। परवीन शाकिर कहाँ का? बिहार के दरभंगा जिला के हैं। और उनके वहाँ पे एक जगह है चंदन
पट्टी नाम की एक बस्ती है, जहाँ से परवीन साकिर के वालिद जो है जब तकसीम हिंदुस्तान से भारत का बंटवारा हुआ तो उस वक्त हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान चला गया, मतलब ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान चला गया था परवीन साकिर के वालिद। वहीं कराची में 1951 में परवीन साकिर की पैदाइश हुई। तो परवीन साकिर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची में हुई, ठीक है। कैसे? अब परवीन साकिर कराची कैसे गई? आपको पता है कि मुल्क जब तकसीम हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान तो उसके अब्बा जो है, उसके वालिद जो थे कहाँ चले गए थे? मगरबी पाकिस्तान चले गए थे, और वहीं तो 1951 में उनकी पैदाइश हुई। तो याद रखना, परवीन साकिर की पैदाइश 1951 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल में भी काम आएगा। सुबह बिहार के रहने वाली थी, दरभंगा जिला की थी। परवीन साकिर एक मारूफ मशहूर शायरा थी, है ना। परवीन साकिर रजिया गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक पास करके, कौन सा स्कूल? रजिया गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक पास करके आला तालीम हासिल की, है ना, आला तालीम। और अंग्रेजी में MA की, किसमें? अंग्रेजी में। और एक कॉलेज में लेक्चरर भी हो गई थी, है ना, कौन? परवीन साकिर। फिर पाकिस्तानी सिविल सर्विस इम्तिहान में आला नंबर कामयाब हासिल किए, मतलब सिविल सर्विस होता है ना, UPSC जिसको बोलते हैं, है ना। सिविल सर्विस इम्तिहान में टॉप की और आला कामयाबी हासिल की, आला नंबर से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के आला सिविल अफसर के ओहदे पर फायज हो, मतलब जो DM होता है, जो आला अफसर होता है, उस पर फायज हो गए। परवीन साकिर शादी खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर से हुई। परवीन साकिर की शादी किसकी हुई? परवीन साकिर की जो शादी हुई थी खालाजाद, देखो ना, आप बोलते हैं ना हम लोग, मेरी खलेरी बहन है। खलेरी बहन नहीं होता बच्चा, खालाजाद बहन। क्या बोलते हैं? खालाजाद बहन, जी, खालाजाद बहन बोलते हैं। खालाजाद भाई, फुफेरा जाद भाई, ठीक है, चचेरा जाद बहन, ऐसे बोलते हैं। चचेरी बहन, फुफेरी बहन, खलेरी बहन बोलते हैं। ये उर्दू का अल्फाज नहीं है, ठीक है। सही अल्फाज यही है, खालाजाद, मेरी खालाजाद भाई है, मेरी खालाजाद बहन है, ठीक है, मेरी चचाजाद बहन है, चचाजाद भाई, ऐसे बोलते हैं। तो खालाजाद जो भाई थे डॉक्टर नसीर से हुई थी, जिससे मुराद नाम के एक बेटा, जिससे एक बेटा का हुआ था, जिसका नाम क्या था? मुराद। अफसोस के एक कार हादसा में परवीन साकिर का इंतकाल हो गया। तो एक अफसोस यहाँ पे है कि कार हादसा में परवीन साकिर का इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे परवीन साकिर के बारे में बोला गया कि क्या है, क्या जानते हो उसके बारे में। तो आपको याद भी हो गया कि परवीन साकिर, पहले तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक उर्दू की मारूफ मशहूर शायरा थी। उसके बारे में आपको बताना है कि जिन खातिन में हिंदुस्तान पाकिस्तान उर्दू शायरी में मुस्तहकम शनाख्त बनाई, उनमें परवीन साकिर का फहरिस्त है। अब परवीन साकिर का, अब इसके बारे में बताना कि परवीन साकिर का आबाई वतन सुबह बिहार के शहर दरभंगा के मुजाफात में चंडी पट्टी नाम से बस्ती में हुई थी, है ना। परवीन साकिर के वालिद जो है तकसीम हिंदुस्तान से भारत का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। 1951 में वही उनकी पैदाइश हुई थी, इतना भी लिखेंगे चलेगा। परवीन साकिर ने रजिया गर्ल्स स्कूल में मैट्रिक पास करके आला तालीम हासिल किया और अंग्रेजी में MA भी किया और एक कॉलेज में लेक्चरर भी हो गई थी। फिर पाकिस्तानी सिविल सर्विस इम्तिहान भी पास किया अच्छे नंबर से और एक अच्छे ओहदे पर भी फायज हो गई, ठीक है। परवीन साकिर की शादी किसकी? खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर से इनकी शादी हुई थी और मुराद नाम का एक बेटा हुआ। लेकिन अफसोस ये है कि परवीन साकिर का जो इंतकाल एक एक्सीडेंट हो गया था कार हादसा में। मैं सभी का अभी ये सब कलर हटा दूंगा, आप फोटो ले लेना, ठीक है। पहले समझ लो सवाल को, समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो समझा रहा हूँ इतने अच्छे तरीके से, अब इसको भी नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। उर्दू ऐसे जैसा सवाल है, आप तो किताब भी नहीं पढ़ोगे यार, इतनी मोटी किताबें पढ़े भी नहीं होंगे। जलजला के वजूहात पर रोशनी डालें। जलजला, है ना, जलजला जिसको बोलते हैं हिंदी में भूकंप, है ना। जलजला कोई बोलता है जल्दी जलजला नहीं, बहुत पुराना, पहले सब सुनते थे जलजला आ गया है, अभी कोई बोलता नहीं, अब सब क्या बोलते हैं? भूकंप आ गया, भूकंप, बाप रे कितना बड़ा हिंद। तो जलजला भी सब छोड़े जा रहे हैं, कोई इस्तेमाल भी नहीं करते इसको। चलो देखो, ज़मीन पर जलजला का आना एक जोग्राफियाई अमल है, मतलब ज़मीन पर जो जलजला, देखो जलजला कहाँ पे आता है? ज़मीन पर आता है। एक बंदा पूछा था सर भूकंप कहाँ पे आता है? समुद्र के अंदर आता है। तो हमको बोले यार तुम क्या कर रहा, भूकंप तो ज़मीन पे आएगा, समुद्र के अंदर सुनामी आता है। तो वही बोला ज़मीन पर देखो जलजला का आना एक क्या जोग्राफियाई मतलब इसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक क्रिया है, जिसके तहत ज़मीन के मुख्तलिफ खतों में, मतलब मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसके कारण क्या होता है? ज़मीन के अलग अलग हिस्सों में वक्तन फ़वक्तन, मतलब कभी कभी वक्तन फ़वक्तन जलजले आते रहते हैं, है ना। जहाँ तक जलजला के असबाब की बात है तो इसकी कई जोग्राफियाई असबाब हैं। अब जलजला के अगर असबाब मतलब क्या होता है? देखो सबब की जमा क्या है?
आज तब उर्दू पढ़ो या सब समझ में आ जाएगा, उर्दू पढ़ोगे सब समझ में आएगा कि सबब की जमा असबाब, सब इसमें लिखा होता है। जहाँ तक के जलजला के असबाब की बात है तो इसकी कई जोग्राफियाई असबाब हैं जो ज़मीन के अंदर में किसी उथल पुथल और तब्दीली की वजह से जलजला आते हैं। यानी कि ज़मीन, आपको पता है जलजला के बारे में, भूकंप ज़मीन के अंदर उथल पुथल होता है तभी जलजला आते हैं। तो वो आतिश फसा का फटना, आतिश फसा समझते हैं, आतिश फसा बोलते हैं जी इसको, हाँ, तो आतिश फसा पता क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी को बोलते हैं, ज्वालामुखी, आतिश फसा। देखिए कितना अच्छा अल्फाज है, आतिश फसा का फटना जलजला के अहम वजह से है यार, या ज़मीन में दरार का आना भी एक वजह है। यानी कि अगर ज्वालामुखी निकल रहा तो अभी ये कैसे निकला, ज्वालामुखी निकला तो इसका मतलब जलजला आने के बाद ही ज्वालामुखी निकलता है। अब जितने सारे ज्वालामुखी को जानते हैं उन सभी जलजला आने के बाद ही ऐसा हुआ है। या ज़मीन दरार हो गया, ये भी जलजला की वजह है। इसके अलावा अजी, मतलब देखो इलावा अजी, देखो समझिए यहाँ पे आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा, या तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फाज आ रहा दो बार आ गया यहाँ पे, परवीन साकिर में भी आ गया था, ये उसके पहले आ गया था। इलावा अजी, इलावा अजी का मतलब हुआ इसके अलावा, देखो ये है ना इलावा जी, इलावा जी का मतलब क्या हुआ इसके अलावा। तो इसके अलावा ना बोलो क्या बोलोगे, इलावा जी ज़मीन के सयाल मादा के तवज्जुन में गड़बड़ी की वजह से भी जल जाते हैं। मतलब सयाल मादा के वजह से तवज्जुन में मतलब जो भूमि है ज़मीन के अंदर, उसके अंदर जो असंतुलन जब पैदा होता है, गड़बड़ी आ जाता है तो भी जलजल आता है। क्लियर है। तो जलजला के बारे में इतना सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब हटा देता हूँ पहले जो लिखा हुआ है। तो ठीक है, अभी इन सवाल को आप फ़ोटो ले लीजिए, है ना, इन सवाल को आप फ़ोटो ले लीजिए और फ़ोटो लेने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ किसको किसको फ़ोटो लेना है। देखिए इसको पहले फ़ोटो ले लीजिए, ले लिए, वीडियो कॉल करके फ़ोटो ले लो पहले। अब आगे देखो, अगर नहीं लिए तो फिर पीछे कर लेना। देखो इसको फ़ोटो लो। अच्छा, सवाल आपको ऐसे नहीं लिखना, सवाल पहले लिखना है, उसके बाद इसको जवाब लिखना है। ठीक, सवाल लिखेंगे उसके बाद इसको जवाब लिखेंगे। ये हो गया रुकैया भाभी के बारे में। तीसरा है परवीन साकिर, इसको कॉपी में लिखना है बच्चा। आपको मोबाइल में फोटो PDF तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, PDF भी मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। आप इसको मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन आप फोटो ले लो। जो जिसको PDF नहीं मिल पा रहा मैं बता दूंगा PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। और अपना कॉपी में भी लिखना है, ऐसे नहीं कि ले लिया और कुछ नहीं कर रहा। अब बताता हूँ मैं PDF आपको कहाँ मिलेगा। देखो सबसे पहले ना आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021 सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा एक मैसेज आपको मिलेगा PDF का। या तो आप सर्च कीजिएगा ना AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, तो यहाँ पे 2021 की जगह पे अगर PDF भी लिख दीजिएगा PDF, तो वो ग्रुप आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। क्लियर है। अच्छी लगी वीडियो, अच्छी था, नसीहत आमेज वाली बात थी, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, ओके बाय, खुदा हाफिज़।